जी नमस्कार साथियों, मैं अजीम प्रेम जी फाउंडेशन का आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे इस मंच पर बोलने का मौका दिया। साथियों, वैसे आप मेरे से बहुत विद्वान हो, अनुभवी हो, फिर भी मैं आपके सामने मेरे छोटे छोटे जो नवाचार है, जो शिक्षण कार्य के प्रति जो मेरा रुझान है, जज्बा है, जुनून है, जोश है और जो मेरे कार्य हैं वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि मैं बाबूलाल बेरवा, ग्राम भूरावाली उर्फ अनवर नगर, तहसील पीपलू, जिला टोंक, राजस्थान का रहने वाला हूँ। साथियों, कक्षा 8 तक तो मैंने जैसे तैसे पढ़ाई कर ली थी, लेकिन कक्षा 9th में प्रवेश होने के बाद मेरे सामने बहुत सारी परेशानी आई थी। उन सभी परेशानियों का विरोध करते हुए जिस तरह आंधी तूफान आता है उसके आगे वो पेड़ को दबा करके आगे निकल जाते हैं, उसी तरह मैं आगे निकलता गया और 11 सितंबर 2012 को राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय सोनवा में पदस्थापित हुआ। वहाँ पर मैंने जब फर्स्ट डे गया, मैं वहाँ का माहौल, वहाँ का वातावरण देखा मैंने। वहाँ बच्चों का नामांकन तो 101 था, लेकिन लगभग 30 बच्चे 35 बच्चे आते हैं और वह भी इंटरवल के बाद में सभी बच्चे खाना खाने के बाद में 50% बच्चे चले जाते हैं। बात यहाँ की नहीं, बल्कि राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय अरनिया माल में 31 जुलाई 2016 को मैं वहाँ पे कार्यरत हुआ। साथ ही मेरे वहाँ पे जब मैं गया तो मेरे सामने बहुत सारी जो स्थितियाँ वो सामने आई। वैसे मैं कहना चाहूँगा जो वहाँ का जो स्तर था वह लगभग अच्छा था, लेकिन टीचर्स कम थे और बच्चों का जो रुकावट था स्कूल में वह कम था, अभिभावकों का सहयोग नहीं था। ऐसी सारी स्थितियां वहाँ पे मेरे सामने आई। तो मैं बताना चाहूँगा, जब मेरी नियुक्ति हुई इस समय जो पहला देखा मैंने कि अभिभावकों का सहयोग न होना। साथ ही इस पॉइंट पे मैं बोलना चाहूँगा कि कैसे अभिभावकों का सहयोग नहीं था और कैसे मुझे अनुभव हुआ। जब मैंने देखा कि मैं 31 जुलाई 2016 को मैंने ज्वाइन किया, उसके बाद में मेडिकल पे था और मैंने 15 अगस्त को स्कूल में पहला वर्किंग डे के रूप में वहाँ पे गया मैं। तो वहाँ पे जब सांस्कृतिक कार्यक्रम थे, जो झंडारोहण कार्यक्रम था, उसमें ओनली 6 लोग थे, 6 ग्रामवासी थे वहाँ पे और बच्चे बिना मोबाइल से, बिना माइक और कुछ नहीं था, कोई स्टेज कुछ भी नहीं था, सिर्फ वहाँ पे मोबाइल से गाने चलाकर 1-2 प्रोग्राम करवाए। मेरे को वहाँ पे मैडम ने जाते ही लिस्ट दे दी कि 2-4 बच्चे इनके कार्यक्रम करवाना है। मैंने लगभग 10-15 मिनट मंच संचालन किया। फिर उसके बाद मुझे जाना था सोनवा वापस, लेकिन जब मैंने वहाँ पे 15-20 मिनट में जब मंच संचालन किया तो मैंने देखा वहाँ पे बिल्कुल सुनसान, कुछ नहीं। तो मैंने सोचा ये क्या है। मैंने कहा, सोचा भी और कहा भी कि मेरे प्यारे बच्चों और जो मौजूद अभिभावक है और मेरा स्टाफ साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगली बार जब सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, जब राष्ट्रीय पर्व आएगा 26 जनवरी, उस समय स्थिति नहीं होगी, उस समय ये पूरा ग्राउंड भरा हुआ नजर आएगा। ऐसा मैंने विश्वास दिलाया और सोचा। साथियों, इसके लिए मैंने 2 महीने पहले प्रयास करना शुरू कर दिया। मैंने वहाँ पे बच्चों से, जो मेरे बच्चे थे, उनसे मैंने मोबाइल नंबर लिए
और मोबाइल नंबर लेकर कलेक्शन किया। और 2 महीने पहले ही मैंने अभिभावक थे, जो ग्रामवासी थे, उनसे बातचीत करने लगा धीरे धीरे। जब कार्यक्रम आया तो 20 दिन पहले मैंने बच्चों को जिम्मेदारी दी कि आप अपने आस पड़ोस के 8-10 लोगों से ज़रूर से संपर्क करोगे, जो माता हैं, जो बहनें हैं, जो बच्चे हैं, जो अभिभावक, सबको कहोगे कि हमारे स्कूल में इतना बड़ा प्रोग्राम होगा, डीजे लगेगा, टेंट लगेगा और सांस्कृतिक प्रोग्राम होंगे, तो सभी अभिभावक वहाँ देखने चलो। तो ऐसा माहौल बन गया पूरे गांव में कि सारे उससे जो पहला 26 जनवरी का जो पर्व था उसमें पूरा ग्राउंड भर गया। इससे पहले साथियों हल्की से बताना चाहूँगा कि जब मैडम से मैंने चर्चा की कि मैडम मैं बड़ा प्रोग्राम करना चाहता हूँ, डीजे लगाना चाहता हूँ, टेंट लगाना चाहता हूँ, तब मैडम ने कहा कि बाबूलाल जी ये खर्चा कहाँ से करेंगे अपन, ये तो कोई यहाँ से 1 रुपया तक नहीं देते। दूसरी बात है सर अपने पास ऐसी कोई आई नहीं है कि उनमें से खर्चा करें। मैंने मैडम को विश्वास दिलाया कि मैडम आप इसकी चिंता न करें, इसकी चिंता मुझे होनी चाहिए, बस आप तो मुझे आज्ञा दो कि सर करके दिखा दो। साथियों मैंने ग्रामीण वासियों से जब संपर्क किया, जब उनको इकट्ठा किया, बहुत सारे अतिथियों को बुलाया, तो सबसे जहाँ पर 1 रुपया नहीं आता था वहाँ पर 18,353 रुपयों का कलेक्शन हुआ साथियों। और पूरा ग्राउंड महिलाएं, पुरुष, बच्चे सब भरे हुए थे। और अभिभावकों ने पेन, पेंसिल, कॉपियाँ बच्चों को पैसे देने लगे कि ये प्रोग्राम है, 10 रुपये मेरी तरफ से, 100 रुपये मेरी तरफ से। तो ऐसा माहौल बन गया कि बहुत अच्छा माहौल बना हुआ। साथियों आगे बताना चाहूँगा कि मैंने क्या किया। मैंने उस पर्व के समक्ष मैंने सभी ग्रामवासियों के सामने एक शर्त रखी कि जो अपने सहयोग राशि देगा उससे स्कूल का विकास करवाएंगे, बच्चों का विकास करवाएंगे। और जो 1100 रुपये से अधिक की राशि देगा उनके लिए एक भामा सा सूची बनाएंगे। तो इतने में तो सभी ग्रामवासियों ने, किसी ने 1100, किसी ने 2100, किसी ने 5100, किसी ने 500, किसी ने 200, किसी ने 101 रुपये, इस तरह से 18,353 रुपये का कलेक्शन हुआ। साथियों इस तरह से जो बच्चे थे, मैंने 2-5 अभिभावकों को मंच में बुलाया और मंच में बुला करके मैंने उनको यही मोटिवेट किया कि आप अगर मंच में आओ और 2 शब्द ये कह के जाओ पूरे गांव की तरफ से। सरपंच साहब को बुलाया कि हम इस बार पूरे गांव के पूरे ग्राम जो वासी हैं हमारे बच्चों को आपके स्कूल में ही एडमिशन करवाएंगे। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन अभिभावकों से शर्त दिलवाई कि हम हमारे बच्चों पे पूरा ध्यान देंगे, रोजाना स्कूल भेजेंगे। ऐसी स्थितियां सभी अभिभावकों ने पेश की। उसके बाद में जो नियुक्ति थी, उसके समय जो परिस्थितियां थी वो ये था कि अभिभावकों का सहयोग न होना, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। इससे प्रभाव ये पड़ा, साथ का साथ ही बता दूं मैं कि अभिभावकों का रुझान बढ़ा, बच्चों का रुझान बढ़ा और हमें जो सहयोग राशि है वो प्राप्त हुई, जिससे हम कुछ विकास कार्य कराने लगे। अगला बच्चों का अनियमित होना। उस समय मेरे सामने स्थिति, बच्चे आज आते तो कल नहीं आते, कभी अभिभावक रोकते, कभी मम्मी रोकते, कभी पापा रोकते, कभी भाई रोकता, कभी बहन रोकती, कभी खेत में गए, कभी कहाँ पर गए। ऐसा इस तो मैं कहना चाहूँगा कि बच्चों की जब मैंने स्थिति देखी कि ये बच्चे नियमित कैसे आएंगे, ऐसा मेरे सामने संकट खड़ा हो गया। मैं यही चाहता था कि बच्चे मेरे 8 साढ़े 7 का टाइम, 7:30 बजे आए और 1 बजे तक रुके। बच्चों का नामांकन जो था उसमें गिरावट आई। 2014 के अंदर बच्चों का नामांकन 121 हो गया था, लेकिन वहाँ से गिर के जब मैं गया तो 88 रह गया। बच्चों का ठहराव कम था। क्या किया जाए, इसके लिए मैंने जो प्रयास किए साथियों आपके सामने ज़रूर से पेश कर रहा हूँ मैं। जो मेरा नामांकन था 88 उस समय, और प्रथम प्रवेश उत्सव के समय सिर्फ 72 रह गया।
क्योंकि कुछ बच्चे टीसी ले गए और जो 8वीं के बच्चे थे वह चले गए। इसके बाद ये जो सभी जो स्थितियाँ थी मेरे सामने, इन सभी जो ठहराव है, जो अनियमितता है, इन सब में सफलता प्राप्त करने के लिए मैंने कक्षा व स्कूल स्तर पर प्रयास किया कि मुझे क्या करना चाहिए कि बच्चे क्लास में रुके, ये बच्चे पढ़ें, और इनके अभिभावकों के लिए क्या किया जाए कि ये अभिभावक अपने बच्चों को चाहे कुछ भी काम हो स्कूल में भेजें। ऐसा मेरे दिमाग में विचार आया। मैंने साथियों सबसे पहले सीधी बात कार्यक्रम शुरू किया कि जो बच्चा आज स्कूल नहीं आया, प्रार्थना में नहीं दिखा, मैं उसके अभिभावक से उसी वक्त फ़ोन करता, और वह अगर दूसरे गांव गया तो बात अलग है, लेकिन जहाँ तक वह गांव में या उस परिवार में से कोई भी सदस्य हैं तो मैं उसी दिन बुलाता, और उनके सामने जब मैं पढ़ाता रहता तो उनके सामने कहता उनको कि आप खड़ा हो कि देखो कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, बच्चा क्या पढ़ रहा है, आपका बच्चा वहाँ पर घर बैठे क्या सीख रहा। ऐसा मैंने उन अभिभावकों को 2, 5, 10 अभिभावकों को बुलाना शुरू किया। तो अभिभावक सोचने लगे कि यार मेरा बच्चा अगर स्कूल में जाएगा तो कुछ सीखेगा। इस तरह से मैंने ऐसा प्रयास किया। शिक्षण को लेकर के जो बच्चों का बेसिक है उस पर मैंने काम करना शुरू किया। मैंने स्टाफ से बात की कि मैडम अपन ऐसा कर सकते हैं कि क्या जो बच्चों का जो लर्निंग लेवल है वह कम है, था तो सही लेकिन कम था, तो इसको सुधारने के लिए क्या किया जाए। तो मैंने कहा मैडम अगर मेरी एक बात मान लो, छोटी सी मैं बता दूं आपको, कहने बोलो कि अपन ऐसा करते हैं जो कमज़ोर बच्चे हैं जिनको पढ़ना नहीं आता या अटक अटक के पढ़ते, ऐसे सभी कक्षाओं के बच्चों को, चाहे वो 8वीं का हो, चाहे वो पहली क्लास का हो, चाहे दूसरी का हो, ऐसे बच्चों का क्यों न अलग लिस्ट बना करके और उनके लिए अलग से तैयारी की जाए। मैडम ने कहा जी बाबूलाल जी आप जैसे चाहो वैसे करो। तो मैंने कक्षा 1 से 8 तक के, कक्षा 1 और 2 की बात अलग, लेकिन कक्षा 3 से 8 तक के बच्चों को लिस्ट बनाई जिन बच्चों को अटक के पढ़ना आता है, या हिंदी बिल्कुल पढ़ना नहीं आती है, या थोड़ा बहुत पढ़ना आती है, या इंटरेस्ट नहीं लेते पढ़ने में कि मैं कुछ पढ़ूं, ऐसा उनके लिए मैंने एक लिस्ट बनाई अलग नाम जो बच्चों की है। और उनके साथ हमने अलग, प्रत्येक टीचर जब भी आधा घंटा मिलता, लास्ट टाइम आधा घंटा एक दिन एक टीचर, जैसे मैं ले लेता, दूसरा टीचर ले लेते हैं, इस तरह से हम 4 ही टीचर थे। एचए मैडम थी और हमारे जो टीचर थे, उधर बच्चों को जो छोटे बच्चे रह गए उनको संभालना ज़रूरी, तो एक दिन में एक क्लास लेते हमें। और मैंने बेसिक पे शुरू किया कि छोटे बच्चे लिए उनके लिए वर्ण, स्वर और व्यंजन कुछ सिखाने का प्रयास किया मैंने। प्रयास में मुझे पूर्ण सफलता जिसको कहते वह तो नहीं मिली, लेकिन कुछ बच्चे को मतलब पकड़ में आए कि ये बच्चे को अगर साथ में बैठ के अलग से मेहनत करूं तो शायद 2-5 बच्चे ऐसे थे हर क्लास में, मतलब जो कमज़ोर थे उनमें से 2-5 बच्चे ऐसे थे जो आराम से सीख सकते थे अगर मैं उनके साथ मेहनत करूँ तो। ऐसा मुझे पकड़ में आए। तो मैंने उन 2-4 जो बच्चे थे उनको मैंने पकड़ा और उनको मैंने हिंदी पढ़ाना शुरू किया। उनसे ऐसे अनार मैंने सिखाए उनको धीरे धीरे। ऐसे अनार सिखाने के बाद में मैंने उनको कक्का सिखाया। फिर मैं साथ के साथ जैसे ऐसे अनार मैंने पूरा सिखा दिया तो उसके बीच में से स्वर की पहचान करना ये साथ के साथ ही करता था मैं। जैसे ऐसे हम तक मैंने दे दिया, अब साथ के साथ नीचे लिखता था मैं गृह कार्य में कि स्वर को पहचानो और बोलो। तो बच्चा स्वर पहचानता और उसको साथ के साथ ही बोलता। धीरे धीरे प्रयास हुआ। साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि मैं प्राइमरी के लिए ज़्यादा टाइम तो मैंने इस तरह काम करना शुरू किया। फिर मैंने जो कक्षा का वातावरण बनाने के लिए मैंने कक्षा में पढ़ाने का जो हाव भाव तरीका हुआ ऐसा किया कि यार बच्चे क्यों ना मेरे से इतने प्यार प्रेम में झुक जाएं। ऐसा व्यवहार बनाया मैंने
कि बच्चे मेरी बात को मान सकें, क्लास में आ सकें और कुछ सीख सकें। इसके लिए मैंने बच्चों से बैठ के बातचीत की, यार बेटे तुम अगर पढ़ लो तो मैं मेहनत करूँ आपके लिए। तो कोई बच्चा कहता सर जी क्या करें, कमज़ोर बच्चों के बैठ करके मेरे पास में चारों तरफ बिठा करके मैं बात करता, यार बेटे तुम ये बता दो कि मैं ट्रांसफ़र करवा लूँ यहाँ से, मैं पढ़ाने नहीं आऊँ या मैं ऑफिस में बैठ जाऊँ, क्या करूँ मैं। तो बच्चों ने कहा सर आप मेहनत करो, आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, हम कोशिश करेंगे पढ़ने के लिए। ठीक है बेटे। मैंने उनके सामने जैसे व्याकरण का टॉपिक लिया सबसे पहले, उपसर्ग और प्रत्यय को सिखाने के लिए। मैंने बच्चों को उपसर्ग और प्रत्यय की परिभाषा सिखाए मैंने कि जो मूल शब्द से आगे लगते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं, जो मूल शब्द के पीछे लगते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। लेकिन जब साथ के साथ या दूसरे नेक्स्ट डे मैं पूछूं बच्चों को कि उपसर्ग किसे कहते हैं, तो बच्चे चूक जाते हैं। कभी ये बोलते हैं कि शब्द के पीछे लगने वाले को उपसर्ग कहते हैं, चूक जाते हैं, मूल शब्द को नहीं बोल पाते। तो इसके लिए मैंने गतिविधि की। मैंने सबसे पहले एक बच्चे को खड़ा किया और उसको बोला बेटी इसका क्या नाम है, तो उन्होंने बताया इसका नाम मीठा लाल। तो मैंने कहा मैंने इसका नाम मीठा लाल नहीं है, इसका नाम है मूल शब्द, इसका नाम है मूल शब्द। पूरे बच्चों को याद हो गया बच्चों? हाँ याद हो गया सर। मैंने प्रत्येक बच्चे को मूल शब्द के उसका नाम याद करवा दिया। उसके बाद मैंने कहा बेटे ध्यान रखना ये मूल वह है जैसे पेड़ होता है और पेड़ की टहनी या पत्ते सब को काट दे और ठूंठ रह जाए उसको कहते हैं मूल। ये मूल शब्द है बेटे। ठीक है सर याद हो गया। अब मैंने एक बच्चे को फिर खड़ा किया, उसके आगे खड़ा कर दिया। मेरा बेटे ये जो आगे खड़ा है तेरे, इसका क्या नाम है? क्या इसका नाम कृष्णा। मैंने कहा बेटा इसका नाम कृष्णा नहीं, इसका नाम आप उपसर्ग रखो, इसका नाम उपसर्ग है। अब याद रखना इसका नाम मूल शब्द है, इसका नाम उपसर्ग। 3-4 बार हटवाए मैंने उन बच्चों को। उसके बाद में उसके पीछे एक बच्चा फिर खड़ा कर दिया, फिर उसका नाम मैंने रखा प्रत्यय। तो मैंने समझाया बच्चों याद रखना है जो बीच में होता है, पीछे से हटा दो और आगे से हटा दो, ऐसे शब्दों को मूल शब्द कहते हैं। और जो आगे लगते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं, जो पीछे लगते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। अब बच्चे कि सर उपसर्ग को कैसे पहचानेंगे, कैसे नहीं पहचानेंगे, तो मैंने बहुत सारे उदाहरण पेश किए कि जैसे उपसर्ग है तो उस उपसर्ग का मैंने उदाहरण पेश किया उनके सामने। फिर मैंने प्रत्यय का उदाहरण उनके सामने पेश किया। तो बच्चे धीरे धीरे उदाहरण तो नहीं सीखे, लेकिन जो परिभाषाएं हैं उपसर्ग और प्रत्यय की, उस परिभाषाओं को बहुत अच्छे से याद हो गई। कक्षा 6 से 8 तक ही नहीं बल्कि कक्षा 5 के कुछ बच्चों को बिठाया था मैंने क्लास में, उन बच्चों को भी परिभाषा बहुत अच्छे से याद हो गई। फिर मैंने उनको एक काम दिया, मेरा बेटे आज का गृह कार्य सुनो आप, कि ना आज का गृह कार्य ये है कि आप घर पे जाना और जहाँ पर आपकी मम्मी खाना बना रही हो या पापा बैठे हो, पहले कहना पापा तो मूल यानी मुखिया छे, और उसके बाद में कि आप आगे बैठ जाना और फिर कहना पापा मैं तो उपसर्ग हो गई, आप मूल शब्द हो गए। फिर पीछे बैठ जाना। फिर मैंने कहा बच्चों से कि आप एक घर पे करोगे ये एक्टिविटी, किन आंसर करेंगे। तो बच्चे वास्तव में घर पे जाकर, कुछ बच्चे में नहीं कहूँगा 100%, लगभग 30-40% बच्चे घर पे करे, मम्मी के कभी आगे बैठ दे कभी पीछे बैठ दे। कुछ बच्चों ने तो वीडियो बना के तक डाली मेरे पास में कि सर देख लो मैंने मम्मी और पापा को और भाई को और बहन को बिठा के उपसर्ग और प्रत्यय। कभी भैंस के आगे खड़े हो जाते, भैंस के आगे खड़े होते मम्मी मैं उपसर्ग हूँ, कभी भैंस की पूंछ पकड़ लेते हैं और कहते मम्मी मैं प्रत्यय हूँ, और ये भैंस मूल शब्द है। तो इस तरह साथ में मैंने उपसर्ग और प्रत्यय की परिभाषा समझाई, और टाइम कम होने की वजह से मैं ज़्यादा विस्तार नहीं करूँगा। साथ ही मैंने इसके साथ ही जो पाठ लेसन है, किताबें हैं, उसका भी एक उदाहरण आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि जैसे एक लेसन है कबीरदास जी का,
तो मैंने बच्चों को पढ़ाना मैंने किस विधि में पढ़ाऊँ ताकि बच्चे बहुत शांत वातावरण में पढ़े। तो साथियों बताना चाहूँगा कि उन बच्चों के साथ में बैठा आराम से और मैंने बोलना शुरू किया। एक दुआ सुना के बता रहा हूँ मैंने। जाति ने पूछो शादी की, जाति ने पूछो शादी की, पूछ लीजिए ज्ञान। जाति ने पूछो शादी की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान कबीरा, पड़ा रहने दो म्यान। ऐसे हाव भाव के साथ में जब मैंने वो दुआ बोला, 2 3 4 बार मैंने बोला, फिर मैंने बच्चों से भी बुलवाया, बच्चों के बीच में बैठ करके चारों जो 7-8 बच्चे होते हैं उन चारों तरफ बिठा करके, और मैंने उन सब बच्चों के साथ में बोला। बच्चों को जब दुआ अच्छी तरह याद हो गया, मैंने सिर्फ आगे लक्ष्य नहीं ले इनको और याद हो गया नहीं होगा, मेरा सिर्फ ये मकसद था कि बच्चे को ये जो दुआ याद हो जाए। बच्चों को जो ही दुआ याद हुआ तो मैंने अर्थ बताना शुरू किया। बेटे जाति जानते हो क्या होती है जाति? हाँ सर जानते। नहीं यानी क्या होता है? नहीं। पूछो यानी पूछना। याद हो ये तो समझ में आ गए सबके भाई। जाति यानी जो जाति से बेरो रेगर ब्राह्मण जाति समझ गए? नहीं यानी नहीं, पूछो यानी पूछो, जाति नहीं पूछो। साध की बेटे साध का अर्थ आपको समझ में आ रहा है? सज्जन नायो साधन होता है बेटे सज्जन लोग, महानुभाव। तो जो सज्जन लोग हैं, जो महान पुरुष है, उनकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि आपको जाति से मतलब है या वो आपको कुछ बता रहा है उसकी मतलब है। बच्चों ने कहा सर जी मान लो जाति से क्या है मतलब, चाहे कोई हो, मुझे तो हमारा ज्ञान चाहिए कि वो क्या कह रहा है, वो सीखना हमें तो। अच्छा मैंने मेरी जाति से मतलब है, मैंने मेरा उदाहरण दिया कि मैं बेरवा हूँ, क्या आप बच्चों को मेरी जाति से मतलब है कि सर आप कौन सी जाति को? तो उन्होंने कहा सर आपकी जाति से क्या मतलब है? सर हम तो एक ही मानते हैं, आप और हम सब एक ही हैं। तो कम से कम यहाँ जब ये शब्द बोला तो बच्चों में जो भेदभाव की जो था वह तो नजर आया कि बच्चों में भेदभाव की जो भावनाएं हैं वह नहीं है। साथियों मैं आगे बताना चाहूँगा कि बेहतर परीक्षा परिणाम, इसके लिए मैंने बेहतर परीक्षा परिणाम के लिए क्या किया। साथियों में इस बेहतर परीक्षा परिणाम के लिए मैंने स्टाफ से बात करी कि क्यों न अपन इन सब कक्षाओं की अपेक्षा कक्षा 8 में ध्यान दें इस बार, ताकि अपन अगर रिजल्ट अच्छा दे देंगे इस बार, क्यों बच्चों को लैपटॉप मिलेगा, अगर रिजल्ट अच्छा दे देंगे तो शायद अपना जो नामांकन है वो बढ़ेगा, बच्चों का जो रुकावट जो यहाँ पर ठहराव है वो सुनिश्चित होगा। तो स्टाफ ने कहा हाँ ये सही है। तो हमने बच्चों को जो कक्षा 8 के बच्चे थे उनको प्रार्थना का जो टाइम था उसमें भी हम उधर कक्षा लेने लगे और हमने प्रयास करने लगे और हमारा प्रयास सफल रहा। साथियों बताना चाहूँगा जब उस स्कूल में पहली बार गया तो 9 बच्चे थे कक्षा 8 में, 9 बच्चों में से 3 बच्चे 75% से अधिक अंक प्राप्त करके और 3 बच्चों ने एक साथ लैपटॉप प्राप्त किया। उसके बाद साथियों बताना चाहूँगा कि 3 बच्चों को लैपटॉप प्राप्त हुआ और साथ में मेरी हिंदी और संस्कृत के बारे में बता दूं। साथियों में बताया था अभी कि मैं उस टाइम मैं अगस्त में गया था और 15 अगस्त तक कोई कार्यक्रम नहीं हुआ। उसके बाद मैंने क्या किया क्या नहीं किया, कितना पढ़ाया कैसा नहीं पढ़ाया वो मैं नहीं बताऊँगा। आप अनुमान लगाना, आप आइडिया लगाना, आपके ऊपर छोड़ दिया मैंने ये बात कि मैंने इतने कम टाइम में संपर्क भी किया, 26 तैयारी भी करवाई, अभी भामाशाहों से सब जोड़ा भी मैंने, बेसिक पे ध्यान भी दिया मैंने। लेकिन साथियों 9 में से 3 बच्चों को लैपटॉप मिला। यहाँ तक ही नहीं, हिंदी और संस्कृत में 9 में से 6 बच्चों के A+ आई थी सर, A+ आया है। ओनली एक बच्चा संस्कृत में C ग्रेड पे था और हिंदी में तो कोई D ग्रेड C ग्रेड तक था ही नहीं, सब A+ और बाकी A+ में थे। ऐसे मेरी मेहनत मेरा प्रयास किया। साथियों यहाँ पर जब हुआ तो मैंने बच्चे के जो गतिविधियाँ बेहतर परीक्षा परिणाम है ये आपके सामने मैंने पेश कर ही दिया। इसके आगे
प्रार्थना सभा कि प्रार्थना जो सभा है, जो प्रार्थना सभा है, जो प्रार्थना सभा है, जब मैंने वहाँ पे देखा और प्रार्थना जब 2-4 दिन देखा मैंने कि प्रार्थना कैसे हो रही थी, तो प्रार्थना में सिर्फ राष्ट्रगान, प्रार्थना और अखबार पढ़वाते थे, वह भी उस बच्चे से जिसको सिर्फ हिंदी पढ़ना आती थी, उसी बच्चे से प्रार्थना करवाते थे। बस ये कार्यक्रम होता था। 10-15 मिनट में प्रार्थना हुई, बैठे बच्चे ठीक है। मैंने सोचा यार मैं बच्चों को प्रार्थना का क्या करूं, बच्चों का ठहराव भी सुनिश्चित करना मेरे और बच्चों का नामांकन भी बढ़ाना, लोगों का जो झुकाव है स्कूल की तरफ भी करना, कैसे क्या करूं। तो मैंने सोचा क्यों न प्रार्थना जो कार्यक्रम है उसको मैं लंबा कर लूं और मैं अच्छे से करा सकूं। उस टाइम प्रार्थना प्रभारी मैं बना, मैडम मुझे प्रार्थना प्रभारी बना दो। और मैडम मैं चाहता हूं कि आप जो फर्स्ट पीरियड लगेगा 30 मिनट का, फिर आप जाओगे तो मैडम बड़ी मैडम का पीरियड था, तो मैंने कहा मैडम सभी क्लासों से इतना रिक्वेस्ट करूँ कि मैं 10-10, 5-5 मिनट उधर कम कर लेंगे, लेकिन मुझे यहाँ पर 1 घंटा दे दो। मैडम क्या ठीक है। तो हम 1 घंटा की प्रार्थना करने लगे हमारे स्तर पे। साथियों जब प्रार्थना करने लगी तो बच्चे प्रार्थना में नहीं आते थे। अब मुझे प्रार्थना 1 घंटे करनी, 7:30 बजे का टाइम, तो 7:30 बजे बच्चे नहीं आते थे। जो 88 बच्चा, जो 72 बच्चे थे, उन 72 बच्चों में से जैसे मान लो 20 बच्चे आ गए, 30 बच्चे इतने ही प्रार्थना में आते। तो मैंने इसके लिए जब काम शुरू किया तो मैंने पहले तो ये काम शुरू किया, मैंने बच्चों को प्रार्थना को रोचक बनाने का काम किया। उस रोचक बनाने में राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, प्रार्थना ये तो होती ही थी। उसके बाद मैंने जीके के प्रश्न जोड़े, 5 प्रश्न जीके के पूछूंगा आज बोर्ड पे लिखूंगा। इसके साथ ही एक अनमोल वचन उस बोर्ड पे लिखूंगा और वह अनमोल वचन प्लस वह 5 जीके के प्रश्न पूरे बच्चों को कॉपियां लेके प्रार्थना में बिठा देता था कि आप ये प्रश्न जो बोर्ड पे लिखे वह भी उतारना है। नेक्स्ट डे इन 5 प्रश्नों को दूसरा बच्चा आकर के पूछेगा। तो बच्चों में थोड़ी थोड़ी झिझक आने लगी, यार मैं पूछूंगा, मैं कैसे बोलूँगा। तो जो बिल्कुल नहीं पढ़ना आता था वह बच्चे तो नहीं पूछ पाए, लेकिन जिनको थोड़ा पढ़ना आता था उनको भी मैंने बोलने के लिए मंच पे बुलाने का प्रयास किया कि इनकी जो झिझक है बच्चों की वो थोड़ी सी दूर हो जाए। इसके लिए जब बच्चे फिर भी नहीं आए, मैंने गायन, कविता, गीत इनके माध्यम से, चुटकुले के माध्यम से शुरू किया। फिर भी नहीं आए तो मैंने क्या किया, चुटकुले जो कविता हैं, प्रत्येक बच्चा रजिस्टर नंबर 1 से प्रत्येक बच्चा प्रार्थना में कविता बोलेगा, गीत बोलेगा, कहानी सुनाएगा, चुटकुले सुनाएगा। प्रत्येक बच्चे को जिम्मेदारी दी। अखबार एक बच्चा नहीं पढ़ेगा, आज से प्रत्येक बच्चे पढ़ेंगे। नहीं पढ़ेंगे मैं उनके पापा को बुलाऊंगा यहीं सामने, उनके पापा को शिकायत करूंगा। अगर पापा ध्यान नहीं देते हैं तो चाहे टीसी लेके चल जाए, मैं मेरा प्रयास करूंगा आपके साथ में। लेकिन आप भी नहीं पढ़ोगे, घर वाले भी नहीं पढ़ाना चाहते हैं तो नहीं सर टीसी मत दीजिए, हम पढ़ना सीखेंगे। तो कुछ बच्चे जिनको अटक के आना था उनको मैंने पढ़ाने के लिए प्रयास किया, उनको मात्राएं सिखाई, उनका कैसे ज्ञानी तक सिखाया, उसके बाद आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, इस तरह से मैंने उनको पढ़ाने का पूरा प्रयास करने का काम किया। कुछ बच्चों को जो पढ़ना नहीं आ रहा था उनको पढ़ना भी मैंने सिखाया। जब प्रार्थना के अंदर ये काम मैंने शुरू किया, एक काम मैंने शुरू किया कि आज का दीपक मैंने शुरू किया कि बच्चा कैसे आएगा। तो मैंने एक बच्चों को कहा होगा कि प्रत्येक दिन अपन सोचेंगे कि आज का दीपक, एक बच्चा जिसका बर्थडे होगा उस बच्चे को आज का दीपक नाम दिया जाएगा, बोर्ड पे लिखा जाएगा कि आज का दीपक, और उस बच्चे का नाम भी लिखा जाएगा। और उस बच्चे को आगे बुला करके उनके लिए तालियां बजाई जाती कि हैप्पी बर्थडे टू, इस तरह 1 मिनट उनके लिए तालियां बजवाई जाती। और उन बच्चों को साथ में ये भी कहा जाता कि तेरे दोस्त है ना, उन सबको लाएगा तभी मैं हैप्पी बर्थडे कहलाऊंगा, तभी आज का दीपक बनाऊंगा तेरे को। तो उनके साथी जो 10-5 बच्चे थे उनको ज़रूर से लाता उस दिन। और भी जो अन्य स्कूल में जो पढ़ते थे बच्चे उनको भी थोड़े से टाइम के लिए वह ले आता था, ताकि फायदा क्या मिला उन बच्चों को साथ में लाने का जो दूसरे स्कूल में पढ़ते थे, उनका नेक्स्ट ईयर उनका एडमिशन हो गया। आज का गुलाब के नाम से मैंने
एक पेशकश की कि जो बच्चा स्वच्छ आएगा, जैसे मैंने वाइट यूनिफॉर्म गुरुवार के दिन स्कूल ड्रेस पे जैसे लाल रिबन है, वाइट जूते हैं, लाल मोजे हैं, ऐसा मैंने सभी बच्चों के प्रयास करा। सभी बच्चों के लगभग 50-60% बच्चों के ये ड्रेस बन गई। तो जो स्कूल ड्रेस पहन के आएगा, रिबन बांध के आएगा, ऐसे बच्चे जो बढ़िया सबसे सुंदर बच्चा आएगा या बच्ची आएगी, उसको आज का गुलाब नाम दिया जाएगा और उसके लिए भी तालियां बजाई जाएगी। यहाँ तक ही नहीं, जो पूरे महीने 2-4 महीने में लगातार इसी काम में आएगा, जिसका 3-4 बार 5 बार नाम आ जाएगा आज के रिबन में या जैसे आज का गुलाब में, है ना, तो आज के गुलाब में जिस बच्चे का ज़्यादा नाम आएगा उसको जो हमारे राष्ट्रीय पर्व होते हैं उसको इनाम देंगे बेटे। तो बच्चे स्वच्छता के लिए प्रयास करने लगे। तो इस तरह से मैंने प्रार्थना के लिए मैंने क्या किया, जो अक्षय पेटिका है जो चली थी, उस साल मैंने काम शुरू किया कि अभिभावकों को मैंने बुलाया, एक मीटिंग ली, बहुत विस्तृत मीटिंग ली और सभी अभिभावकों की मैंने सामने बात रखी कि अगर आपका बच्चा स्कूल नहीं आएगा, आपका बच्चा अगर लेट आएगा, आपका बच्चा अगर आता है इंटरवल में चला जाएगा तो सीखेगा क्या, इसका मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मुझे तो जिम्मेदारी तब जब मैं स्कूल में हूँ, बच्चा स्कूल में है। तो इसके लिए मैंने आज हाँ बस कर दूँगा जल्दी, ठीक है 10 मिनट। तो मैंने अभिभावकों को जब मीटिंग ली इस बात के लिए, तो अभिभावकों को मैंने कहा कि सभी अभिभावकों ने कि ठीक है सर आप जैसे करो वैसे करो। मैंने कहा कि जो बच्चा लेट आएगा, जो यूनिफॉर्म में नहीं आएगा, जो स्कूल में 4 दिन 5 दिन नहीं आएगा, बिना बताएं, शर्त रखी बिना बताएं, वह अभिभावक 10 रुपये इससे अक्षय पेटिका में डालेगा। तो अभिभावक से 1 दिन मांग ले, लेट हुआ तो 2 दिन मांग ले, अगर रोज ही बच्चा मांगेगा तो अभिभावक भी नहीं देंगे। तो मैंने अभिभावकों को बुलाना शुरू कर दिया। जैसे आपको पहले बताया था कि अभिभावक आओ प्रार्थना में आओ, उसी वक्त बुलाता और आपका बच्चा क्यों नहीं है, तो 10 रुपये डालो, आप फिर बाद में बात करो। तो उससे एक तो जो दान की प्रेरणा बच्चों में भी जागी, अभिभावकों में भी जागी और बच्चों का जो टहलना है वो सुनिश्चित हुआ, टाइम पे आना सुनिश्चित हुआ। ऐसे मेरे छोटे छोटे प्रयास आपके सामने प्रस्तुत है। इसके बाद में मैंने बच्चों को प्रार्थना में फिर रोकने के लिए छोटा सा आपको बता दूं कि बच्चे जब आने लगे, लगभग 70-80% बच्चे प्रार्थना में आने लगे, तो मैंने एक छोटा सा चुटकुला सुनाया कि बच्चों में एक छोटा सा चुटकुला सुनाना चाहता हूँ, आपको ध्यान से सुनना है कि एक बार क्या होता है कि एक पत्नी होती है, जो उसका पति है वो काम करने नहीं जाता, कहीं पे घर पे बैठा रहता है, कुछ काम काज कुछ नहीं करता है, उसको रोज लड़ती है फिर भी नहीं जाता है। तो उसने लास्ट लड़ते लड़ते पति ने एक दिन सोच ही लिया कि क्यों न मैं आज शाम के टाइम रोज करके गुस्सा करके कि मैं क्यों न घर से निकल जाता हूँ। जुई पति घर से निकला, ये बच्चों को बता रहा हूँ मैं प्रार्थना में कि बेटे जुई वो घर से निकला, थोड़ी दूर गया तो एक सत्संग का कार्यक्रम हो रहा था, जहाँ पे वो कभी नहीं बैठता था, दारू पीता था, लेकिन उस दिन नहीं पी उसने। लेकिन वह उस दिन सत्संग में जब सुना कि यहाँ सत्संग हो रही, तो वहाँ पे जाके वो बैठ गए थोड़े से टाइम के लिए। तो साथियों में बताना चाहूँगा, जब वह गए तो उन्होंने जो बैठे हुए थे सत्संग में, उन्होंने कहा कि आओ साहब आओ साहब, किसी ने कहा अजी बैठो साहब। उसके बाद थोड़ी देर रुकने के बाद में जब वह जाने, हाँ ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद ये है कि मैंने स्कूल में जो संसाधन है बच्चों के लिए कि बच्चे आए कुछ सीखें, इसके लिए मैंने संसाधन जुटाना शुरू किया। मैंने सब